जो देश के टुकड़े करने के नारे लगाते हैं, बिल्कुल उनके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गण आके केस लड़ते हैं। मैं उस बात से बड़ा पीड़ित भी था, चिंतित भी था। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन पर जूता फेंकने का कैसे देखता हूँ? बड़ी निंदनीय घटना है। मैं इस घटना का पुरजोर विरोध करता हूँ। न्याय मिलने में देरी क्या है? क्या कारण है? देखिए, गिरफ्ते सामने होते हैं, उसके बाद फैक्ट सामने होते हैं, बावजूद उसके न्याय मिलने देरी होती है। You are talking about dependency of cases. रेप की जो अधिकतर घटनाएं जो होती हैं, मेरा ये भी कहना नहीं है कि अधिकतर घटना है, लेकिन आप ये देखेंगे कई बार ये देखा गया है कि झगड़ा कुछ और होता है, वो रेप में तब्दील हो जाता है। होता है दो प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा, शादी के ऊपर कोई कमिटमेंट होता है, शादी से मुकर जाना रेप के एलिगेशंस में तब्दील हो जाता है। क्रिमिनल लॉस स्कूल से पढ़ाने चाहिए, क्योंकि एलएलबी का सब्जेक्ट नहीं, ये स्कूल का कॉलेज का भी सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को कानून के बारे में पता नहीं है तो डरेगा क्यों? कहते हैं कानून अंधा होता है। लोग न्याय के लिए अदालत जाते हैं जिससे उनको न्याय मिल सके, जो उनकी परेशानियां है वो दूर हो सके। तो वही इस शब्द का इस्तेमाल करना या इस वाक्य का इस्तेमाल करना कि कानून अंधा होता है, क्या मतलब है इसका? क्या न्याय और अन्याय में कुछ अंतर है या कुछ तर्कसंगत ऐसा कुछ है जिसको लेकर इस शब्दावली का ये वाक्य का इस्तेमाल किया गया? चार्जशीट से पहले, जब तक चार्जशीट नहीं आ जाती, कोई किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज होते ही मीडिया उसका इतना बड़ा खेल बना देती है, उसका उतना उसको आरोपित कर देती है, पब्लिक ओपिनियन बनवा देती है कि उस आदमी को पहले ही दोषी करार पब्लिक कर देती है। जनता की आवाज तो मीडिया ही होगी ना। जैसे कि लोकतंत्र का अगर एक स्तंभ न्यायपालिका है तो एक स्तंभ तो मीडिया भी है। नहीं, मीडिया मैंने देखा है कि सुर्खियों में रहना चाहते हैं। मीडिया वो चीजें दिखाती हैं जो सुर्खियां बने। मीडिया कई बार न्यूज क्रिएट करती है, न्यूज दिखाती नहीं है। ये आप कैसे कर सकते हैं? मैंने बहुत बार देखा है। वकील की सबसे बड़ी ताकत उसका कलम, उसकी जुबान होती है। वकील का कहीं पे जूते या इस टाइप की गतिविधियों से, इस टाइप की हरकतों से कोई संबंध नहीं है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि अदालत की जो चारदीवारी है उसमें सच से ज्यादा झूठ लगता है? आप खुल के बताइएगा। दोस्तों, कानून एक ऐसा शब्द जो लोगों को बचाता भी है तो वही लोग उससे डरते भी हैं। कानून को हम समझते तो हैं लेकिन जानते नहीं। एक बयान, एक साइन और एक चुप्पी आपकी जिंदगी को बदल सकती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द रॉमिंस टॉक। दोस्तों, ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कानून की, कानून से जुड़े तथ्यों की। और इस पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो कानून के ऐसे जानकार हैं जो पिछले 24 वर्षों से इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं और उन्होंने ऐसे केसेस लड़े हैं, ऐसे मामलों को सुलझाया है जो अपने आप में मिसाल। अब ज्यादा देर न करते हुए मैं अपने गेस्ट का परिचय दूं तो हमारे आज के इस पॉडकास्ट में गेस्ट हैं न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष और पटियाला हाउस कोर्ट में वरिष्ठ वकील राहुल सिंह सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जी, आज हमारे इस पॉडकास्ट में आप आए हैं। सबसे पहले आप तो वैसे केसेस लड़ते हैं, लोगों की समस्या को सुलझाते हैं, तो आज इस पॉडकास्ट में आप हमारे यहाँ आए, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जब आपकी मेरी बात हुई थी कि एक पॉडकास्ट आपको करना है, जी, कुछ केसेस के बारे में आपको जानकारी देनी है अपने व्यूअर्स को कि वो अदालत में कैसे कार्य होता है, जी, किस भाषा का इस्तेमाल होता है, किस तरीके से केस लड़े जाते हैं, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इस पॉडकास्ट से हम आपके व्यूअर्स को कानून की जानकारी दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं
कि कोर्ट में किस तरीके की न्याय व्यवस्था है, देश में किस तरीके की न्याय व्यवस्था है। देखिए, आज का जो ये पॉडकास्ट है जी। वो आपके व्यूअर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और वो महत्वपूर्ण तब होगा जो आपके सवाल बिल्कुल आपके व्यूअर्स के हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि आप इतने टाइम से काफी एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। आपके सवालों पर मेरे जवाब निर्भर करेंगे, और मेरे जवाब पर ये पॉडकास्ट निर्भर करेगा, और इस पॉडकास्ट पे आपके व्यूअर्स को जानकारी मिलेगी। बिल्कुल सर, ये पॉडकास्ट असल में हमने दर्शकों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें कानून की कई बार लोग सोशल मीडिया पे जानकारी इकट्ठा करते हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन डीपली जो गहराई वाली बातें हैं वो उनको पता नहीं होती, और कई बार वो उन चीजों में उलझ जाते हैं। तो आपने बात की शुरुआत में न्याय व्यवस्था की, सवालों की। तो पहला ही सवाल, कहते हैं कानून अंधा होता है, लोग न्याय के लिए अदालत जाते हैं जिससे उनको न्याय मिल सके, जो उनकी परेशानियां है वो दूर हो सके। तो वही इस शब्द का इस्तेमाल करना या इस वाक्य का इस्तेमाल करना कि कानून अंधा होता है, क्या मतलब है इसका? क्या न्याय और अन्याय में कुछ अंतर है, या कुछ तर्कसंगत ऐसा कुछ है जिसको लेकर इस शब्दावली का, ये वाक्य का इस्तेमाल किया गया? देखो, कानून से मतलब एक जज साहब से नहीं होता जी, एक डिफेंस काउंसिल से नहीं होता, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर से नहीं होता, एक कंप्लेनेंट से नहीं होता, एक एक्यूज से नहीं होता। ये पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें जज साहब होते हैं, जिसमें प्रोसिक्यूटर होते हैं, जिसमें कंप्लेनेंट होते हैं, जिसमें एक्यूज होता है, जिसमें डिफेंस काउंसिल होता है। जी, कोई भी केस उसके फैक्ट्स, उसके तथ्य के आधार पर निर्धारित होता है, क्योंकि ये जो माध्यम है ये मीडिया का माध्यम है, और मीडिया हमेशा सुर्खियों के हिसाब से चलती है, लेकिन कोर्ट, न्याय व्यवस्था, न्यायालय हमेशा तथ्यों के आधार पर होता है। कई बार हमें लगता है कि कोर्ट ने कोई न्याय दिया है, वो हमारे विपरीत भी होता है, हमारे फेवर में भी होता है। लेकिन ये कहना कि कानून अंधा है, ये गलत है, क्योंकि कोई भी केस उसके तथ्य, उसके फैक्ट्स के आधार पर निर्धारित होता है। उसका जजमेंट हमेशा फैक्ट्स के ऊपर डिसाइड होता है। ठीक है सर, लेकिन आपने कहा तथ्य पर आधारित होता है और न्याय तथ्य पर को ध्यान रखते हुए दिया था, लेकिन जो उसका स्टैचू है, आपने देखा होगा कानून का जो स्टैचू है, तराजू लिए और आंख पर पट्टी बांधे है, क्या मतलब है इसका? उसका मतलब यह है कि कानून अपनी तरफ से कुछ नहीं देखता। कानून को जो दोनों पक्ष दिखाते हैं, कानून वो देखता है, वो सुनता है, वो समझता है। तथ्य का गलत भी हो सकते हैं, उस स्थिति में क्या होता है? तथ्य अगर गलत होते हैं तो जो तथ्य गलत पेश कर रहा है उसके खिलाफ जजमेंट होता है। नहीं तो, लेकिन कई बार ऐसे सिचुएशन भी देखा गया है कि जो आदमी गलत होता है उसके पक्ष में फैसला चला जाता है कि उसका तथ्य ऐसे है कि वो अपने आप को सही साबित कर दिखाया उसने। उसके बाद कोई भी अगर जजमेंट होता है जी, हमारे यहाँ न्याय प्रणाली की मैंने बात की थी, उसके लिए एक उसके ऊपर अपर कोर्ट भी होती है, उसमें उस केस की अपील भी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर एक न्यायालय में कोई गलती हो गई है तो उसका संशोधन नहीं हो सकता, उसके लिए अपील है। कोर्ट में हो सकता है दूसरे बड़ी कोर्ट में जाएंगे, बड़ी अदालत में जाएंगे, तो जज साहब को बात समझ में आ जाए, कहीं ना कहीं झूठ पकड़ा ही जाए। ठीक है, झूठ पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी हम और इस विषय पर आएंगे आगे भी, लेकिन आपके जीवनी पर भी आएंगे कि आपका स्ट्रगल कैसा रहा, तो चैलेंजेस थे आपके फर्स्ट डे जब आपने एडवोकेसी की और जब आपने प्रैक्टिस शुरू की, क्या क्या चैलेंजेस थे उस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जो आजकल बहुत ही हाईलाइट है, बहुत ही खबरों में, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन पर जूता फेंकने का घटना, इसको कैसे देखते हैं आप? बड़ी निंदनीय घटना है। मैं इस घटना का पुरजोर विरोध करता हूं और अपने वकील भाई बहनों से मैं अनुरोध करता हूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आपको अगर किसी बात पर गुस्सा आता है, वकील की सबसे बड़ी ताकत उसका कलम, उसकी जुबान होती है। वकील का कहीं पे जूते या इस टाइप की गतिविधियों से, इस टाइप की हरकतों से कोई संबंध नहीं है। लेकिन वकील साहब ने किन सर्कमस्टांसिस में चीफ जस्टिस साहब का कौन सा शब्द उनको प्रभावित कर गया जो इतने आक्रोश में आए और उन्होंने इस टाइप की क्या था सर मामला, क्या था?
दर्शकों को बताइए। देखो ये बड़ा क्योंकि उन वकील साहब से मेरी कोई बात हुई नहीं है, इस बारे में मैं टिप्पणी ज्यादा कर नहीं सकता कि वकील साहब किस बात से प्रभावित हुए और उन्होंने इस टाइप की घटना को अंजाम दिया, लेकिन बहुत निंदनीय घटना है। और नहीं, जैसे खबरों में आया कि वो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी एक ऐसे स्टेटमेंट से आहत थे जो धार्मिक था। उस स्टेटमेंट से मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग आहत हो सकते हैं, उस स्टेटमेंट से हो सकता है मैं भी आहत हूं, हो सकता है आप भी आहत हो। जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो देश की सब सर्वोच्च पोस्ट है, ओहदा है, जी। आप उस ओहदे की ऐसे अपमान ना करें, ये बहुत गलत है। ठीक है सर, आपने बातें रखी जो अभी आगे में जो घटना घटी उसको लोगों में भी काफी चर्चा है और लोग कई बार सवाल भी खड़े कर, दोनों पक्ष सामने आया। कई बार कई ऐसे लोग हैं जिन अधिवक्ता ने जूता फेंका उसके पक्ष में आ रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो मुख्य न्यायाधीश को के पक्ष में। मैंने आपको मनीष जी, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कहा जी कि सीजेआई साहब की जो स्टेटमेंट था उससे मैं भी आहत हो सकता हूं, आप भी आहत हो सकते हैं। जो पक्ष में आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आहत होंगे, उनको भी खराब लगा होगा, लेकिन मैं भी उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को ना बढ़ाएं, इस बात को यहीं पे खत्म करें। हमको माननीय न्यायालय का हमेशा आदर करना चाहिए, वो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं और ये वर्ल्ड वाइड चीजें चलती हैं। हमें अपना देश का जो नया भारत है उस नए भारत का नाम नहीं खराब करना चाहिए, इस बात को यहीं पे खत्म करनी चाहिए। ठीक है सर, खत्म करनी चाहिए, लेकिन एक सवाल तो उठेगा ना कि न्याय व्यवस्था बढ़ गया, न्याय प्रणाली बढ़ गई, उस पर क्या करना? क्योंकि जो घटना सामने आई है उसने कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए कि जो न्याय दिलवाने काम करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई में करते हैं और जो वादी हैं उनके बातों को वहां रखते हैं, लेकिन इस तरह की घटना। देखिए, सेंटिमेंट्स, इमोशंस आर कंट्रोललेस। कई बार हम कंट्रोल खो देते हैं, इसी को तो आवेश, इसी को तो गुस्सा कहते हैं। कई बार आदमी का कोई इतना गुस्सा आ जाता है, कोई घटना को अंजाम दे देता है। देखिए, जजेस भी एक ह्यूमन बीइंग है, उनके अपने सेंटिमेंट्स हैं, वो किसी चीज को मानते हैं, किसी चीज को नहीं मानते हैं। जी। तो अगर किसी जज ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसको इतना पर्सनलाइज नहीं करना चाहिए। हो सकता है उस आदमी की, उस व्यक्ति की एक अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। तो वकील साहब ने जो किया ये गलत किया है। मैं बारंबार यही बात कहूंगा कि ये घटना बड़ी निंदनीय है और मैं इस घटना का विरोध करता हूँ, पुरजोर विरोध करता हूँ, और सभी अपने वकील भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गुस्से में आके ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें। ठीक है सर, ऐसी घटनाएं तो देखिए समाज में एक गलत संदेश रहती है और सभी इस घटना से कहीं ना कहीं सब उसकी निंदा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी लोग आहत हैं कि मुख्य न्यायाधीश पर इस तरह की दुर्घटना घटी, वो ठीक नहीं था। बिल्कुल ठीक नहीं था। ठीक है सर, अब तो शुरुआत करते हैं, फिर आपके स्टार्टिंग करियर की बात करें तो दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने लॉ कहाँ से किया और स्टार्टिंग में जब आपने प्रैक्टिस की क्या क्या चैलेंजेस थे उस समय? देखिए मनीष जी, मैंने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में किया। उसके बाद मैं साइंस की साइड ही जाना चाहता था जी, लेकिन मेरे फादर घर में सबसे बड़े हैं, तो मैं देखता था कि मेरे फादर मैथ्स के लेक्चरर रहे, मैथ्स के टीचर रहे हैं, मैं प्रिंसिपल से रिटायर हैं, तो उनको किसी न किसी केस में पैरवी के लिए कोर्ट जाना पड़ता था। तो मैं देखता था कि फादर जाते हैं, कई बार निराश भी होकर आते थे। हम फादर और जिस भी वो अपने हमारे ग्रैंडफादर या अपने चाचा के लिए वो न्यायालय में जाते थे, तो सही बात को लेकर भी निराश होते थे कि हमारी ये बात यहाँ पे सही है, लेकिन जजमेंट कुछ और आता था। तो लगता था जैसे घर में डिस्कशन होता था कि जी वकील साहब के पास गए, वकील साहब को ये बताया। तो वकील का जो प्रोफेशन था मेरी नजर में बचपन से बहुत हाई था और मैं सुनता था, घर में डिस्कशन होता था कि दिस इज अ नोबल प्रोफेशन।
बेसिक बात मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे लॉ करनी है, तो मेरे फादर ने मुझे एक ही नसीहत दी कि बस सच्चे बने रहना, बाकी ऊपर वाला आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा, और बस सच्चे बने रहे अपने क्लाइंट के प्रति, अपने केस के प्रति। कोई भी प्रलोभन हो, किसी भी प्रकार का प्रलोभन हो, अपने क्लाइंट के केस के बारे में कोई समझौता नहीं करना है। तो बीएससी के बाद हमने लॉ किया, मैंने मेरठ कॉलेज से लॉ किया। मेरठ कॉलेज से लॉ करने के बाद मैंने 2001 में अपना एनरोलमेंट कराया। एनरोलमेंट कराने के बाद जब मैं पहली बार कोर्ट में गया तो कोर्ट के दरवाजे तक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। कौन से कोर्ट? मैं 30,000 कोर्ट में गया। जब मैं कोर्ट में अंदर गया तो मैं थोड़ा नर्वस हुआ। जिस केस में मैं पेश हो रहा था, मेरा प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया नहीं रहा था उस दिन, लेकिन मैं जब मुझसे जज साहब ने कहा यस मिस्टर काउंसिल, तब मुझे समझ में आया राहुल सिंह यही मंच है, आपको जीवन भर इसी मंच पर यही मौका अपना क्लाइंट के लिए अपनी की आवाज बनकर उनको रिप्रेजेंट करना है, और डे बाय डे हम निखरे। लेकिन हाँ, एक बात तो कहना चाहूंगा कि वकालत करना आसान है, वकील बनना भी आसान है, लेकिन लगातार वकील बने रहना कठिन है। क्यों? वो हमेशा आपको स्टडी मांगता है। तो मैं जो भी व्यूअर्स लॉ कर रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, उनको बारंबार ये बात कहूंगा कि स्टडी आपको दिन में 2-3 घंटे करनी है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस आते हैं उनको डेली पढ़ना है, डेली अपडेट रहना है। ठीक है सर, आपने अपने स्टार्टिंग स्ट्रगल की बात की, लेकिन जो फर्स्ट केस जो होता है, पहला जो आपके करियर में जो पहला मामला होता है, जब आप सुनवाई में जाते हैं, क्या सिचुएशन होती है उसमें, आप कैसे आप हैंडल करते हैं? देखिए, मैंने देखा है दिल्ली में जैसे मैं पेश होता था तो जजिस का जो न्यू कमर्स के लिए हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रहे। मैं एक बेल में पेश हुआ, मैं क्लाइंट का नाम नहीं लूंगा, सेक्शन नहीं लूंगा, एफआईआर नंबर, या अपने पहले मामले बता रहे जो आपने लड़ा था। तो 30 जारी में मैं बिग बेल में पेश हुआ। 307 की बेल थी, टफेस्ट बेल थी, एंटिसिपेटेड बेल थी। पेश होने पर जज साहब ने कहा यस मिस्टर काउंसिल, मैंने 4-5 लाइन बोले बेल ग्रांटेड, क्योंकि उस केस में एफआईआर पढ़ने पे पता चल रहा था केस टोटली झूठा है। क्योंकि अगर उसमें बेल बिना मेरिट के देते तो उसमें कंप्लेनेंट का खिलाफ होता, उसका अहित होता, लेकिन उसमें देखने से पता चल रहा था कि एक स्टोरी है, कि उसमें फैक्ट्स ये थे कि उसमें एक्यूज ने आया, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, लेकिन कंप्लेनेंट को कहीं भी नहीं लगी। मेरा आर्गुमेंट ये था कि सर महाभारत तो देख नहीं रहे, हम रामायण तो देख नहीं रहे कि उसमें तीर तो चल रहे हैं लेकिन वो गोली किसी को नहीं लग रही है, वो तीर तो किसी को नहीं लग रहा। जिससे आपको ये बात समझ आई, तुरंत बेल किया। यस सर, आपने अभी शुरुआत में बात की कि आपके फादर ने आपको नसीहत दी, सलाह दी कि कभी प्रलोभन में मत फंसना, हमेशा ईमानदार बन के रहना, सच्चे बन के रहना। लेकिन एक जो अधिवक्ता होता है, वकील होता है, उसके पास दोनों तरह के आदमी आते हैं, चाहे आरोपी हो, चाहे जो आरोपी नहीं होता वो भी, चाहे उसमें तो पैसा उसको तो केस लड़ना ही पड़ेगा। अगर कोई आरोपी भी आता है और उस वकील को पता है कि ये आरोपी है, उस पर आरोप लगा हुआ है, उस सिचुएशन में वकील की क्या स्थिति, क्या सोचता है? देखिए, एक वकील का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एडवोकेट्स एक्ट में होता है। वो एडवोकेट एक्ट ये कहता है कि आपको अपने क्लाइंट के प्रति ऑनेस्ट रहना है। आपके क्लाइंट ने अगर कोई काम गलत भी किया है तो किस परिस्थिति में किया है। सेल्फ डिफेंस एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा राइट है कि कई बारी हम सेल्फ डिफेंस में वो हमारा क्लाइंट कर चुका होता है तो हम कोर्ट में उस तरीके से केस को लड़ते हैं, हमें पता होता है कि ये काम हुआ है। लेकिन सर, अपराध करना तो गलती है ना? अपराध करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल कर, उसके बावजूद उसकी पैरवी करना
देखिए, ये हमारा प्रोफेशनलिज्म है और हमारी ड्यूटी अपने क्लाइंट के प्रति होती है। अगर उसने गलत किया है, फैक्ट्स उसी हिसाब से, तथ्य उसी हिसाब से आते हैं, तो उसकी सजा भी होती है। क्योंकि सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोगों को जिज्ञासा रहती है कई बार कि वकील ठीक है, प्रोफेशनलिज्म होता है कि केस लड़ते हैं, लेकिन सही गलत की पहचान भी तो रखते हैं ना। नहीं, सही गलत की पहचान होती है, लेकिन अब मैंने क्या कहा, सेल्फ डिफेंस, कि कोई चीज, कोई एक्ट, कभी कभी आदमी को सामने वाले ने गन तान रखी है और इधर वाले ने एक ईंट उसके सर पे मार दी, तो 307 का मुकदमा उस पर बना, 308 का उस पर मुकदमा बना, तो उसने सेल्फ डिफेंस में ईंट मारी ताकि उसकी गन नीचे गिर गई और ईंट उसके लग गई। तो हमें कोर्ट को यह भी तो बताना होगा कि वो सामने गन लेकर खड़ा हुआ है। कई बार ये कोर्ट को बता पाना मुश्किल होता है कि जी उसके हाथ में गन थी, क्योंकि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो एक्यूज्ड के खिलाफ होती है, क्योंकि उसमें गन तो रिकवर हुई नहीं है। कई बार गन भी रिकवर होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो केस के फैक्ट्स पे नहीं, तो ये तो आप उस स्थिति में बता रहे हैं कि जब दो प्रतिद्वंदी, मतलब कोई झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ, दोनों आपस में लड़ लिए या गोली चला दी या चीजें ऐसे। लेकिन कई मामले ऐसे हैं कि हमने देखा कि अपने देश में लोगों ने ऐसे आरोपियों पर के पक्ष में केस लड़ा जो बिल्कुल गलत थे, अपराधी थे, या आतंकियों के पक्ष में केस लड़ा। अपना सुप्रीम कोर्ट देर रात भी एक बार सुनवाई की है, क्योंकि मामला बहुत हाईलाइट भी हुआ था। देखिए, इस देश में केस तो वकील उनके लिए भी लड़ते हैं जो देश के टुकड़े करने के नारे लगाते हैं। बिल्कुल, उनके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गण आके केस लड़ते हैं। मैं उस बात से बड़ा पीड़ित भी था, चिंतित भी था, क्योंकि इस मामला देश के टुकड़े करने की आवाज लगाते हैं, लेकिन वकील तो उनके लिए खड़े होते हैं। दिल्ली में DLSA, दिल्ली लीगल सर्विसेज हैं, फ्री में वकील वहां से मिलते हैं। जो वकील को हायर नहीं कर सकते, वो एक एप्लीकेशन देते हैं और एफिडेविट देते हैं कि हमारी न्यूनतम आय इतनी है। तो वकील, ये तो राइट है कि कोई भी मुजरिम है, कोई भी मुलजिम है, कि उसको वकील मिलेगा। वकील वो हायर नहीं कर सकते, तो मान्य न्यायालय उनको वकील मुहैया कराएगी। ठीक है सर, आपने बाकी की हर व्यक्ति को जो अगर उसको वकील नहीं मिलता तो उसको न्यायालय वकील मुहैया कराती है। लेकिन एक बड़ा सवाल कई बार लोगों के जहन में भी है और न्याय व्यवस्था पर सवाल भी खड़े होते हैं, न्याय मिलने में देरी क्यों होती है, क्या कारण है इसका? देखिए, कई बार तथ्य सामने होते हैं, कई बार फैक्ट सामने होते हैं, बावजूद उसके न्याय मिलने देरी होती है। We are talking about the pendency of cases. देरी के कारण काफी होते हैं। पहला कारण यह रहता है कि टेक्निकल बात है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, चार्जशीट लेट आती है। चार्जशीट लेट आती है। अगर किसी को एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, अगर आईओ किसी को अरेस्ट नहीं करता है, उसको, क्योंकि आज की डेट में गवर्नेंस मार्क जजमेंट है, उसको फॉलो करता है, तो चार्जशीट, इसमें सेक्शन के हिसाब से चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट लेट आती है। लेट आने के बाद जजेस की संख्या आज की डेट में बहुत कम है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बढ़ना चाहिए, जजेस की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। ये मैं देखता हूं कि मैं कई ऐसे केसेस हैं जो मेरे वकील बनने से पहले के केसेस हैं, और उसमें मैं अब एंगेज हुआ हूं, और अभी वो चार्ज की एविडेंस, चार्ज की स्टेज पर ही चल रहा है। तो इसमें बहुत से कारण हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कम है, चार्जशीट का लेट आना, बहुत सारी चीजें रहती हैं। लेकिन सर अभी कई सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं। अभी हाल ही में क्या कई सारे केसेस आए हैं कि कई बार जो एक गरीब आदमी है जिस पर आरोप तय तो होते हैं, लेकिन दोषी साबित नहीं होता है, और 20 साल 30 साल जेल में काटने के बाद जब अंतिम उस पर ये सिद्ध होता है कि इसने कोई आरोप ही नहीं किया है, लेकिन 20-30 साल एक गरीब आदमी तो जेल में रहा है, तो ये सवाल तो खड़ा होता है कि न्याय लेकिन
गरीब आदमी भी जेल में रह सकता है और अमीर आदमी भी जेल में रह सकता है। लेकिन सर कई बार तो गरीब आदमी को जमानत नहीं मिलती है, अमीर आदमी तुरंत जमानत मिल जाती है। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा देखा गया। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि गरीब आदमी के ऊपर संगीन आरोप हो और अमीर आदमी के ऊपर संगीन आरोप ना हो, लेकिन कई बार अमीर आदमी के फंसने पे ये लगता है कि इसने ये कर दिया है। क्योंकि अभी मैं एक पेपर पढ़ रहा था, मैं उसमें देख रहा था कि एक केस जो 304 का केस है, उसमें 304 का केस बन गया। कई बार ऐसा होता है बड़ी गाड़ी इन्वॉल्व होती है तो वो मीडिया ट्रायल बन जाता है। जो बेकसूर आदमी होता है वो उसको जनता, उसको मीडिया पहले उसको गुनहगार डिक्लेयर कर देती है, पहले ही उसको फांसी चढ़ा देती है, पहले ही उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट कर देती है, पहले ही उसकी 7 साल की सजा कर देती है। जो मीडिया ट्रायल होता है वो सबसे गलत होता है। अच्छा, मीडिया ट्रायल का बहुत सारे बिल्कुल गलत होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि चार्जशीट से पहले जब तक चार्जशीट नहीं आ जाती, कोई किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज होते ही मीडिया उसका इतना बड़ा खेल बना देती है, उसका उतना उसको आरोपित कर देती है, पब्लिक ओपिनियन बनवा देती है कि उस आदमी को पहले ही दोषी करार पब्लिक कर देती है। लेकिन सर मीडिया को भी तो कहीं ना कहीं कहीं तथ्य मिलता ही है ना, कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट या कुछ ऐसा फैक्ट मिलता है तो पेश करता है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मीडिया के सवाल को गलत क्यों दिखाएगा? मीडिया को लगता है कि एफआईआर होने पर ये दोषी कारित हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे लोग दोष मुक्त भी होते हैं, उनका चार्जशीट में नाम निकाला भी जाता है क्योंकि उनके खिलाफ कोई तथ्य नहीं आता है। तो एफआईआर होते ही कोई आदमी दोषी नहीं होता। वेट फॉर कि जब तक फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, आरोप जब तक कोर्ट में दाखिल ना हो जाए, जब तक थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत में न्याय बिकता है? देखिए, भारत में न्याय नहीं बिकता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारत में न्याय प्रक्रिया थोड़ी स्लो है। थोड़ा कहते हैं ना, प्रोफेशनल फी कई बार हाई होती है। आप मेरे ही सवालों पर आ गए जो मैंने शुरुआत में आपसे सवाल किया था कि न्याय प्रक्रिया न्याय प्रक्रिया बिल्कुल धीरे है। इस बात को मैं बिल्कुल मना नहीं करता कि न्याय प्रक्रिया, मैंने उसके बारे में आपको बताया था। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ये थोड़ा सा कम है। इसमें देश की सरकार को सोचना चाहिए कि इसमें वैकेंसी निकालनी चाहिए और पर्याप्त जजेस की संख्या हर स्टेट में होनी चाहिए। अच्छा सर, आप तो एक अधिवक्ता हैं और 24 वर्षों से आप कानून के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और कई सारे ऐसे मामले आपने लड़े हुए, कैसे लड़े हुए हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि अदालत की जो चार्जदारी है उसमें सच से ज्यादा झूठ दिखता है? आप खुल के बताइएगा। देखिए, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि झगड़ा कुछ और होता है, एलिगेशंस कुछ और लगे होते हैं। मैं एक केस देख रहा था, मेरे से एक पार्टी आके कहती है, मुस्लिम पक्ष को मैं रिप्रेजेंट करता था, कि हमारा सेटलमेंट हो गया कंप्लेंट के साथ। मैंने कहा कैसे सेटलमेंट हो गया है? कि बोलो हमारा, फिर मैंने कहा इसमें तो आपने बच्चे से कंप्लेंट कराई हुई है सेक्सुअल हैरासमेंट की। बोलते नहीं जी, हमारा तो जो झगड़ा था वो मकान मालिक का और किराएदार का झगड़ा था। अच्छा, मैंने कहा सही। बोले अब सेटलमेंट हो गया हमारा जी, मकान खाली कर देंगे हम उनका, वो केस वापस ले लेंगे। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया गया उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट मामला कुछ और था, मामला मकान का था। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं आप लोग? ये सिचुएशन तो, क्योंकि ये जो ऑफेंसेस होते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये कंपाउंडेबल नहीं होते हैं। मतलब इसका कंपाउंडेबल मींस कि आपस में दोनों पक्ष आपस में सेटलमेंट नहीं कर सकते। सेटलमेंट के बेस पे जैसे बहुत सारे सेक्शंस ऐसे होते हैं कि अगर दोनों पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर लेती हैं, वो कंपाउंडेबल होते हैं। एक होता है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, एक होता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन इस टाइप के जो हीनियस क्राइम होते हैं वो किसी भी सिचुएशन में कंपाउंडेबल नहीं होते हैं।
तो मेरा कहना यह है कि कई बार ऐसा होता है कि घटना कुछ और होती है और चार्ज कुछ, कंप्लेंट कुछ और जाती है। से मैंने देखा है लड़के लड़की का झगड़ा हुआ है शादी के ऊपर, लड़का जेल में रेप केस में जाता है, बहुत सारी चीजें। तो ऐसी स्थिति में अदालत क्या करती है? देखो अदालत में जब पहले से ये बात कहता हूँ, अदालत फैक्ट्स के आधार पे चलती है, तथ्य के आधार पे नहीं चलती सर, है। बात ठीक है, तथ्य के आधार पर चलती है, लेकिन मामला कुछ और बाद में सेटलमेंट हो जाता है। हाँ, सेटलमेंट होता है। लड़के लड़की उस केस में कहते हैं जब आप शादी कर रहे हैं, हॉस्टाइल होती है लड़कियां। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बेकसूर लोग होते हैं उस केस में उनको सजा हो जाती है जो उन्होंने कार्य की नहीं की, उन्होंने किए ही नहीं। तो इसमें किसके पीछे गलती किसकी है? इसके पीछे गलती तो किसी की नहीं कह सकते, क्योंकि सोचना यह है कि कानून इसलिए बना है कि किसी के खिलाफ अगर किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ है उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कहीं ना कहीं मैं इसमें गलती मानता हूं कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं रहा होता है। अच्छा, क्या पुलिस की तरफ से कोई ऐसी चीज होती है या कोई कह सकते हैं कि जैसे कि आरोपी का लगता है कि पुलिस भी बिकी होती है, क्या ऐसा लगता है आपको? देखो आरोप लगाना आसान है, क्योंकि आरोप तो हम जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, पुलिस पे भी लगते हैं, वकीलों पे भी लगते हैं, जजेस पे भी लगते हैं, मीडिया पर भी लगते हैं। क्योंकि सर कई बार कहा जाता है ना कि इंसाफ उन लोगों के लिए आसान है जो बार बार खर्च करते हैं, जो अथाह पैसा देते निकालते हैं, और जो जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए इंसाफ मुश्किल हो जाता है। मैंने अभी कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, थोड़ी महंगी है, क्योंकि आज की डेट में दिल्ली में आपने देखा होगा कि अब वीसी से भी काम शुरू हो गए हैं। तो इसमें क्या है कि वीसी से जो क्लाइंट अपना जो बरेली से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई अपना मैटर अटेंड करने, तो कितना पैसा बचता है। क्योंकि पहले अहमदाबाद से आता था अपनी तारीख करने दिल्ली, अब उसको आने की कई बार जरूरत नहीं होती, वो अपना वीसी से अटेंड कर लेता है। तो अब एक गुजरात का क्लाइंट है, एक बंगाल का क्लाइंट है, एक पंजाब का क्लाइंट है। अब दिल्ली में कोई भी केस है, पंजाब के वकील साहब भी थ्रू वीसी अपने लोकल वकील के लिए पंजाब से केस दिल्ली में लड़ सकते हैं। सर अभी तक बात हुई, हमने बात की आपके करियर को लेकर, हमने बात की जो कानून से जुड़ी जो गहराई वाली बातें हैं उसको लेकर बात की, जो लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अब कुछ ऐसे केसेस जो आपने लड़े और जिनको लड़ने के बाद आपको बहुत ही खुशी मिली, बहुत ही संतोष मिला, हमारे दर्शकों को बताइए कि कुछ ऐसे केसेस जो आपके लिए जिंदगी बदल देने वाला हो। देखिए, हमने अब तक 24 साल के कैरियर में काफी आपराधिक मामले लड़े। हमने क्रिमिनल केसेस लड़े कोर्ट में, सिविल केसेस भी लड़े। एक मैं क्योंकि क्लाइंट से हमारी एक एग्रीमेंट ये भी होता है कि आई हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, तो विदाउट कोटिंग द नेम ऑफ पार्टीज। मेरे पास एक केस अभी हाल फिलहाल में था, उसमें वाइफ ने डिवोर्स केस फाइल किया। लड़का कहता है कि मुझे साथ रहना है, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। लड़की ने साफ मना कर दिया, और उसमें जो एलिगेशंस लड़के के ऊपर लगे थे वो बेबुनियाद थे। क्रॉस एग्जामिनेशन में पता लगा कि किस तरह के एलिगेशन होते हैं? कि जी मुझे सुबह सुबह घर से मेरे मदर इन लॉ ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा, जब कैसा मामला? बल्कि पासपोर्ट से साफ पता था, मदर इन लॉ के पासपोर्ट को कोर्ट में एग्जिबिट किया जी, उसमें पता चला कि मदर तो उस दिन इंडिया में ही नहीं थी, अच्छा, इंडिया से बाहर थी। उसमें पिटिशनर को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद
उसमें मैं देख रहा था कि जज साहब भी थोड़े से एडामेंट थे कि इसमें डाइवोर्स दिया जाए, लेकिन वो भी बाद में सेटिस्फाइड हुए और उन्होंने उस पिटीशन को खारिज किया, डाइवोर्स नहीं हुआ। तो मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ, अभी भी वो हालांकि साथ नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि साथ वो रहने लगेंगे। इसके अलावा कोई और केस? बहुत सारे केसेस हैं कि ऐसा कोई केस जिसमें आपको बहुत ही झकझोर गया हो? देखिए, वकील फैक्ट्स पे केस करते हैं, हम लोग इमोशनल नहीं हो सकते। अगर हम इमोशनल लगेंगे तो बीमार कर देगा। ये सब कुछ हम तो संवेदनशीलता हम ये मानते हैं कि कभी कभी न्याय का जो माननीय न्यायालय का जो फैसला आता है और एक अंतर आत्मा का जो जजमेंट होता है, वो दोनों विपरीत दिशाओं में होते हैं। तो जब विपरीत दिशाओं में होते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस चीज से आहत होते हैं, कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। हम अपने दिमाग में एक ही बात रखते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अगर हम किसी न्यायालय के आदेश से को सही नहीं मान रहे हैं तो उसकी तरफ अपील करते हैं। अगर हम आहत हो जाएंगे तो हम अपने क्लाइंट को कैसे संभालें, क्योंकि क्लाइंट तो हमसे ज्यादा आहत होता है। तो हमें अपील की उसी मेहनत के साथ हम अपील में उतनी ही ज्यादा मेहनत करते हैं। तो वकील के लिए हमेशा अपने केस में अपने क्लाइंट को न्याय दिलाना होता है। वो किसी भी हद तक जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हारता है तो हाई कोर्ट में जाता है, अगर हाई कोर्ट में हारता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। कहीं ना कहीं अगर सत्य है, उसका क्लाइंट सच्चा है, तो उसकी विजय जरूर होती है। अभी तक आप कितने केसेस लड़ चुके हैं? अभी तक केसेस का देखा जाए तो कई सौ केसेस में लड़ चुका हूँ। क्या कभी ऐसा लगा कि आपने मामला को लड़ते समय, केसेस लड़ते समय कभी ऐसा लगा कि आपने जो फैक्ट पेश किया बिल्कुल सही पेश किया, बट निर्णय पलट हो गया? हाँ, होता है, बहुत बारी होता है, एक बार नहीं बहुत बारी होता है कि हमने अपना जो क्लाइंट ने मुझे बताया। मैं आपको बताता हूँ एक केस, एक किस्सा, 138 का केस था। मेरा क्लाइंट आता है कि जी मेरे दोस्त ने चेक बाउंस का केस कर दिया है। तो उसमें केस के फैक्ट्स ये थे कि तूने चेक क्यों दिया, तेरी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन थी कि नहीं? मेरी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं थी, चेस खेल रहे थे, चेस खेलते में मैं हार गया, मैंने उसको चेक का एक अमाउंट भर के उसको दे दिया। खेल में उसके पास रखा था। दोनों दोस्तों की बात बिगड़ गई। जैसा आपने शुरू में कहा था कि एक सिग्नेचर आदमी की और एक चुप्पी, उस दोस्त की तो चुप्पी थी, उसका सिग्नेचर था। उस दोस्त ने उस चेक को मिसयूज किया। लेकिन कहते हैं ना 138 के केस में थे, इफ योर सिग्नेचर इज देयर ऑन द लीफ, तो डिफेंस क्या करेगा? तो लेकिन हमने अपना तरफ से सच्चाई रखी। लेकिन 138 में थोड़ी सी दिक्कत है कि जिसके पास चेक होता है, चेक पे आपके सिग्नेचर है, तो जीत 90% कंप्लेनेंट की हो जाती है। यहाँ तो न्याय नहीं मिला ना। तो यहाँ न्याय नहीं मिला, यहाँ पे फिर सेटलमेंट करके हमें हटना पड़ा। हमने अपनी तरफ से केस पूरी ईमानदारी से लड़ा। दिल भी जानता था, बात कंप्लेनेंट भी जानता था कि मैं इस चेक का मिसयूज कर रहा हूँ। कोर्ट के बाहर वो भी कहता था, हाँ पैसे तो मैं लेकर आऊंगा, मुझे जरूरत है, इसने मुझे गाली दी। वही बात, फैक्ट कुछ और होता है, लेकिन एक सिग्नेचर जो आपने शुरुआत की, एक सिग्नेचर और उस जिसके पास चेक रखा था उसकी 2 साल की चुप्पी ने मेरे क्लाइंट को मुश्किल में डाल दिया। उसको पैसे देने न्याय कहाँ जीता है? न्याय तो हार गया ना। न्याय निश्चित हारा, न्याय निश्चित हारा। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो सत्य होता है, क्योंकि देखिए सुनिए मेरी बात कि बिल्कुल मैंने कहा था कि सत्य कभी हारता नहीं। सत्य विचलित हो सकता है, हार नहीं सकता। तो फिर दोनों दोस्तों ने आपस में रजामंदी की और उन्होंने सेटलमेंट ही कर लिया।
किन कारणों से किया वो दोनों दोस्त ही लगते हैं। तो ठीक है सर, अभी तक तुमने जो नॉर्मली कानून से रिलेटेड थे उस पर हम बात की, जितनी भी कानून के विषय। अब थोड़े गंभीर सवाल जो रेप की घटना होती है उनमें अक्सर देखा गया है न्याय मिलने में बहुत देर हो जाती है, गवाहों को पहुंचने नहीं दिया जाता, देखा गया है। क्यों होता है? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ तो दिल्ली में तो कई ऐसे मामले सामने आए। मेरे सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है कि गवाह न्यायालय तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जो पर्टिकुलर रेप केसेस में दिल्ली की जो अदालतें हैं बहुत पंक्चुअल है, बड़ी गंभीरता से लेती है, और वो विटनेस की अपीयरेंस प्रिक्योर करने के लिए उनको जो भी व्यवस्था करनी पड़ती है वो व्यवस्था होती है। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं दिल्ली से बाहर ऐसे केसेस होते हैं, कई बार न्यूज चैनल्स पे देखे जाते हैं, पर दिल्ली में मैंने ऐसी कोई घटना नहीं देखी है। आपने नहीं देखे, लेकिन कई ऐसे घटनाएं सामने तो आई है ना, जिसमें देखा गया कि रेप पीड़िता को न्याय नहीं मिला, वो कई वर्ष बीत जाते हैं, उसके बावजूद भी अदालत में सुनवाई होती है, तारीख पे तारीख निकलती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता है। देखिए, केसेस में जो गवाह है उसकी जिम्मेवारी स्टेट की रहती है कि स्टेट उस गवाह को टाइम से लाए। कोर्ट सम्मन इश्यू करती है, गवाह कोर्ट में आता है और अपनी गवाही देता है। किन कारणों से विलंब होता है, तो विलंब कई बार कंप्लेनेंट खुद ही नहीं आती है क्योंकि केसेस झूठे होते हैं। अच्छा, यस, क्या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैंने कई बार देखा है ना कि झगड़ा शादी के ऊपर होता है, रेप में तब्दील हो जाता है। रेप की जो अधिकतर घटनाएं जो कि होती है, मेरा युद्ध कहना नहीं है कि अधिकतर घटना है, लेकिन आप ये देखेंगे कई बार ये देखा गया है कि झगड़ा कुछ और होता है और वो रेप में तब्दील हो जाता है। होता है दो प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा, शादी के ऊपर कोई कमिटमेंट होता है, शादी से मुकर जाना रेप के एलिगेशंस में तब्दील हो जाता है। एक केस में मैं देख रहा था कि लड़की ने एलिगेशन लगाया कि ये हम साइट्स जो आजकल साइट्स चल रही हैं, जो आजकल कपल साइट्स चल रही हैं, हमारी मुलाकात वहां पर होती है। इन्होंने मुझे शादी के लिए कहा, मैं इनसे दिल्ली माँ के मिली और इन्होंने मेरा रेप किया। रेप करने के बाद इन्होंने अपना फोन ऑफ कर लिया और मेरे से बातचीत बंद कर दी। उस केस में मैंने सारी चैट्स देखी, सारी चैट्स को एग्जिबिट कराया कोर्ट में। किसी भी चैट में लड़के ने शादी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, कोई कमिटमेंट नहीं किया। वो चैट एग्जिबिट हुई। लड़की होटल में रुकी अकेली थी, लड़का बाहर उस गेट से बाहर आ गया। लड़की ने जो रूम बताया था वो रूम का नंबर भी डिफरेंट था। अच्छा, और जो पुलिस के पास रूम नंबर नोट था वो अलग था, वो लड़की ने जो रूम बताया था वो अलग था। बाद में वो लड़का बरी हुआ, झगड़ा कुछ और था, बदल कुछ और। हमें, मेरा ये मानना ये है कि आईपीसी क्रिमिनल लॉज स्कूल से पढ़ाने चाहिए, क्योंकि एलएलबी का सब्जेक्ट नहीं, ये स्कूल का कॉलेज का भी सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को कानून के बारे में पता नहीं है तो डरेगा क्यों? तो मेरा ये मानना है कि स्कूल में भी क्रिमिनल लॉ के जो सेक्शंस हैं वो बताने चाहिए, ताकि विद्यार्थी को पता हो कि ये अपराध करेगा तो उसको की सजा क्या हो सकती है। डर उस चीज का होता है जिसका उसको ज्ञान है, जिसको उसका ज्ञान ही नहीं है तो उसका डर कैसा। तो कानून को थोड़ा सा, कानून के बारे में हर सिटीजन को पता होना चाहिए। जानकारी होगी, डरेगा।
पता होता है ना इंजेक्शन लगने से दर्द होता है। लेकिन सर आज के दौर में तो कई ऐसी घटनाएं सामने आई है, देखी गई है कि सोशल मीडिया पर जो कंटेंट पेश होता है उसको देखने के बाद घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है या दिया गया है। वही बात है ना कि कई बार तो ऐसा हमने सामने सीरियल्स देखने के बाद, जो जैसे भी कई सारे ऐसे सीरियल आते हैं जिसमें क्राइम की चीजें दिखाती है, उनको देखने के बाद घटनाओं को अंजाम देते हैं। यही तो काम है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। जो लोग सोच विचार ठीक से नहीं कर पा रहे, जो गलत और सही में फर्क नहीं कर पा रहे। आपने देखा होगा जब कानून नहीं था तो आपने देखा होगा समाज में कैसी व्यवस्था चलती थी। जो समाज हित में होता था वो करते अच्छा होता था, जो समाज के विपरीत होता था वो अपराध होता था। चाहे उसको कबीले का सरदार सजा देता था, चाहे उसको राजा देता था या उसको पंचायत देती थी, तो उसको जो समाज के खिलाफ चीजें होती थी वो अपराध मानी जाती थी। ठीक है, और उसकी सजा निर्धारित की जाती थी। अब हर सेक्शन आदमी के कंडक्ट, आदमी के एक्ट, आदमी के कृत्य के आधार पर सजा निर्धारित की गई है। तो मेरा तो बस यही मानना है कि स्कूल में भी कॉलेज में भी क्रिमिनल लॉज को जरूर पढ़ाना चाहिए, ताकि व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को ये पता रहे कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसको ये काम नहीं करना है। सोशल मीडिया का कितना जिम्मेदार मानते हैं? सोशल मीडिया बहुत जिम्मेवार है। सोशल मीडिया से ना आप बचे हैं ना मैं बचा हूं। हम ये देखते हैं कि हमको कहीं जाना होता है, आज की डेट में सोशल मीडिया ने, गैजेट्स ने हमारा ब्रेन ब्लॉक कर दिया है। हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं जरा गूगल मैप आप अपनी लोकेशन भेज दीजिए। पहले हम जाते थे, हमें रास्ते रटे होते थे कि हमें वहां जाना है कि उस रास्ते पे पहुंचेंगे, उसके घर से 3 घर पहले गाय बंधी होती है, हम उसकी गाय को पहचान के उसके घर से तीसरे घर पे पहुंच जाते थे कि ये हमारे दोस्त का घर है, हम उसकी घंटी बजाते थे। हम जानते थे कि इसके घर के पास में 4 खंबे हैं, उस 4 खंबे को पहचान कर उसके घर पहुंच जाते थे। आज की डेट में अगर आप किसी रास्ते पे गूगल मैप से जा रहे हैं और आपका मोबाइल ऑफ हो जाता है तो आप उसके घर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी सुविधा के साथ साथ हम कहीं ना कहीं परेशानी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अपने जैसे हमारा प्रोफेशन है, इसमें भी जो मेरे कल एक जगह कॉलेज में लेक्चर के लिए गया था, वहां पे हुआ, एक बच्चे ने सवाल पूछा कि जी वकालत में शुरू में चैलेंजेस हमें क्या झेलने पड़ेंगे। हमने कहा आपको चैलेंजेस झेलना सबसे पहले तो आप खुद हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप निरंतर पढ़ाई करें। चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि क्या है कि आज की डेट में चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने जो चीजें नहीं भी होती हैं, जो प्रोविजंस नहीं भी हैं, वो बना के उसमें पढ़ लेते हैं, उसी को सही मान लेते हैं। आप लॉजिकल कैसे बनेंगे, आपकी रीजनिंग डेवलप कैसे होगी, आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसे बढ़ेगा जब आप अध्ययन करेंगे, आप स्टडी करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को ठीक से जानेंगे। तो आप का जो चैलेंज है सबसे पहले आप हैं। आप चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर रहें, आप अपनी बुक को पढ़ें, बुक को समझें, अपने सेक्शंस को समझें। चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भरोसा ना करें। लेकिन सर आजकल तो इसी का दौर है, एआई का ही दौर है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो आपको बुक्स वगैरह में ना मिले, लेकिन सोशल मीडिया पर तो इतना कंटेंट का भंडार है कि वहां पर सारी सुविधा मिल जाती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। हम अगर कोई भी ड्राफ्टिंग हाथ से लिख के कर लेते हैं, अपने लैपटॉप पे बैठ के करते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को कभी जीवन में नहीं बोल सकते। और हमने थोड़ी सी 2 लाइन डाल के चैट जीपीटी या एआई पे डाल दी और उस पे हमें 10 पेज दी, एडिशन बन के आ गई। हम उस पे भरोसा करते हैं और पता लगता है कि कोर्ट में फाइल कर देते हैं और वहां पे कई पॉइंट्स पे नौकरी बन जाती है। मैं ये नहीं कहता कि 100% वो गलत है, लेकिन 60% वो सही भी नहीं है।
अच्छा सर, ठीक है, सोशल मीडिया की बात होगी। सोशल मीडिया किस तरह से हानिकारक हो रहा है बच्चों के लिए और आम लोगों के, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं अपराध नहीं करते हैं। मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया और उन्हें कुछ नहीं किया, आपस में झगड़ा हो गया, लेकिन सामने वाले ने पुलिस के पास शिकायत कर दी और उनको कई बार ऐसा डर लगता है कि पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी और डर एकदम समा जाता है और वो बच के भागने लगते हैं। तो क्या जो लोगों में ये डर है, हालांकि पुलिस तो लोगों के संरक्षण के लिए होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का लोगों में डर होता है कि हमें गिरफ्तार कर लेगी जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। तो ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर केस दर्ज हो गया है तो सबसे पहले तो जो उनके फैमिली लॉयर है उनसे मिलना चाहिए, उनको बात बतानी चाहिए, वो उनको ठीक से समझा पाएंगे। और पुलिस से भागने की भी जरूरत नहीं होती है। अगर आप अपनी जगह सही हैं तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें आपको पुलिस तुरंत अरेस्ट नहीं करती है। अर्नेस्ट कुमार है, अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसको आज की डेट में कोर्ट्स एंड पुलिस दोनों फॉलो करती हैं। तो भागने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने वकील साहब से मिलें और उनको अपना केस बताएं। तो आपको क्या लगता है कि लोगों में इस तरह का कानून का डर क्यों है? एक डर शब्द है, कई बार लोगों के मन में बैठा हुआ होता है कि नहीं, हमें गिरफ्तार कर लेंगे और हम कुछ करे भी नहीं, लेकिन हम कमजोर हैं, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। तो ये कानून के प्रति जो डर है, इस डर को कैसे निकाला जाए? कानून के प्रति डर नहीं, उनको ही लगता है कि सामने वाली पार्टी ज्यादा मजबूत है, हमको झूठा बता सकती है, हमको पुलिस से अरेस्ट करा सकती है, उन्होंने पुलिस को पैसे खिला दिए होंगे। उनको वो डर होता है, उनको कानून का डर नहीं है। उनको अपने सामने वाली पार्टी के मजबूत होने का डर होता है। कारण है ना, आर्थिक रूप से कमजोर। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा है कि आप सबसे पहले अपने जो भी फैमिली लॉयर हैं, आपके तो दोस्त लॉयर हैं, उनसे डिस्कशन करें, उनको सारी बातें बताएं। वो आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको कोर्ट में कैसे अप्रोच करना है, कैसे नहीं अप्रोच करना है। भागने की जरूरत नहीं होती है। तो यदि किसी व्यक्ति पे, ये सामान्य क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, यदि किसी व्यक्ति पर मान लीजिए कोई केस दर्ज हो जाता है या शिकायत कराती है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? देखिए, आज की डेट में जैसी व्यवस्था बनी है कि जिन पे सेक्शंस जो FIR है, जो कंप्लेंट है जी, उसमें सजा 7 साल या 7 साल से कम है, 7 साल से कम है, तो उसमें जनरली पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। पुलिस अरेस्ट तभी करती है जब लगता है कि ये भाग जाएगा या ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने पहले कहा कि कुछ जजमेंट्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं जिसमें पुलिस अरेस्ट आज की डेट में नहीं कर रही है। अपने जो भी लॉयर हैं उनसे मिलें और उनको अपनी बातें बताएं, वो आपके लिए बढ़िया समाधान देंगे। अच्छा सर, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति प्रक्रिया कॉलेजियम सिस्टम है, इस पर बात लेते हैं जी। आपको क्या लगता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये प्रक्रिया ठीक है क्या? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम मैं देख रहा हूँ आज की डेट में, अभी 4-5 दिन पहले मैं मीडिया पे भी देख रहा था कि उनके साहब के दादा भी जज थे, उनके फादर साहब भी जज थे, अब वो सीनियर डेजिग्नेट होने जा रहे हैं कम प्रैक्टिस में। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम गलत है। जो जिसके बच्चे जज बन रहे हैं कॉलेजियम में, आप देखना सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी देखेंगे, हाई कोर्ट के जजेस भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये फला फैमिली के, इनके दादा भी जज थे, इनके पिताजी भी जज थे, उन जजेस का समीक्षा होता है। क्योंकि तरफ बॉलीवुड में जिस तरह से नेपोटिज्म की बात आती है, हाँ, तो यहाँ पर भी इस तरह की जो प्रक्रिया बिल्कुल समान तौर पर दिखती है, तो इससे तो लोगों में तो प्रभाव गलत जाएगा और ये सिस्टम वैसे गलत है। आपने देखा होगा कि कॉलेजियम में आई थिंक SP होता है, MP होता है कमेटी, उनके केस से 1993 में कॉलेजियम सिस्टम शुरू हुआ।
1998 में लगा कि इसमें सिर्फ चीफ जस्टिस की राय नहीं, इसको और एक्सपेंड करना चाहिए, तो 1998 में ये एक्सपेंड भी हुआ। ये इसमें 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस, और वो एक नाम रिकमेंड करते हैं। इसके बाद उस नाम पे सिर्फ किस बेस पे होता है? सीनियरिटी बेस पे होता है, या जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे अनुसार इसको इनको बनाना चाहिए तो इनको बनाया है? ये बड़ा इंटरनल मैटर है, और कहीं ना कहीं जो मैंने देखा है कि जो काबिल है वो रह जाते हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष के करीब होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कॉलेजियम से उन लोगों के नाम आ जाते हैं, तो हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि कैसे नाम जाता है कॉलेजियम में। अब एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो नाम कैसे लेते हैं कि सपोज कर्नाटक से नाम, कर्नाटक के वकील साहब का नाम रिकमेंड करते हैं, क्या सोच कर करके? तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं है। तो लेकिन सर कई बार तो हमने देखा है जब सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई तो सुप्रीम कोर्ट की जो न्याय प्रणाली प्रक्रिया है, न्याय व्यवस्था है, कई बार तो मुख्य न्यायाधीशों पर भी, के मुख्य न्यायाधीशों पर भी, उन पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। उसको लेकर क्या कहना? अभी हाल ही में पूर्व न्यायाधीश थे मार्कंडेय काकड़े, उन पर भी एक उन्होंने उनसे कुछ सवाल किया तो उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर पूरे देश में ही उस पर चर्चा होने लगी और लोगों ने उन पर भी कई तरह के आरोप लगाए। बात यह है कि हमने कहा जजेस भी एक साधारण आदमी होते हैं, इमोशंस, गुस्सा, इस पे किसी पे कंट्रोल नहीं रहता। कोई किस तरीके से टिप्पणी कर देता है ये समझ से बाहर है। जो टिप्पणी करते हैं वो बेहतर जानते हैं। जो मार्कंडेय काकड़े ने टिप्पणी की या गवई साहब ने टिप्पणी की वो बेहतर जानते होंगे। इसका सवाल तो मैं बस मेरी शुभकामना है कि आपके पोडियम पे वो ही बैठे और आपसे उनसे सीधे सवाल आप कर रहे हैं। सर क्या इसमें कानूनी कार्रवाइयों में, अदालती कार्रवाइयों में राजनीतिक हस्तक्षेप कितना होता है? क्या कोई दबाव रहता है? तो कई बार ऐसे मामले देखे गए कि कई ऐसी चीजें सामने, कई ऐसी बातें सामने है कि कानूनी दबाव कारण या कानूनी राजनीतिक हस्तक्षेप कारण या राजनीतिक दबाव कारण कई फैसलों पर या तो रोक दिए गए। बिल्कुल, देखिए जुडिशरी इज फ्री। मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी पे किसी प्रकार का कोई दबाव, राजनीतिक हस्तक्षेप होता होगा। लेकिन जो मैंने पहले बात की थी कि कई बार जजेस भी न्यूज देखते हैं, जजेस भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, क्योंकि मीडिया जो ट्रायल हो जाता है ना, तो प्री डिटरमाइंड होते हैं कि जिसने ये काम कर दिया वो उसको बेल देने में घबराते हैं कि मीडिया में छप जाएगा। तो सबसे पहली जरूरत कि कोई भी ट्रायल मीडिया फ्री ट्रायल होना चाहिए। लेकिन सर जनता की आवाज तो मीडिया ही होगी ना। जैसे कि लोकतंत्र का अगर एक स्तंभ न्यायपालिका है तो एक स्तंभ तो मीडिया भी है। नहीं, मीडिया मैंने देखा है कि सुर्खियों में रहना चाहते हैं। मीडिया वो चीजें दिखाती हैं जो सुर्खियां बने। मीडिया कई बार न्यूज क्रिएट करती है, न्यूज दिखाती नहीं है। ये आप कैसे कर सकते हैं? मैंने बहुत बार देखा है कि साफ पता चलता है कि मामलों में ऐसी चीजें सामने आई क्या? क्योंकि अभी तक मैंने देखा कि जो मेरे पास केसेस रहे हैं उसमें मीडिया ट्रायल नहीं हुआ है। लेकिन जैसे हम एफआईआर पढ़ते हैं, क्योंकि कई पार्टी डिस्कशन के लिए आती हैं, लेकिन दूसरे वकील एंगेज हो जाते हैं उसमें। तो मैंने देखा है कि एफआईआर तो मैंने पढ़ी थी, उसमें तो इतने एलिगेशन नहीं थे, मीडिया तो कुछ दिखा रही है। तो मीडिया को कहीं ना कहीं एक अपनी बाइट नहीं सोचनी चाहिए। मीडिया किसी जिंदगी को खराब कर रही है। कोई जिंदगी मीडिया के दिखाने से खराब हो सकती है। जजेस भी इसी बात को ध्यान में रखते हैं, वकील भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि केस एक फाइल है, एक फाइल ही नहीं है, एक जिंदगी है। कहते हैं ना कि 100 आरोपी छुट जाएं
पर किसी बेकसूर को सजा ना हो। बिल्कुल। कई बार देखिए कि बेकसूर को मीडिया ट्रायल को ऐसे सजा हो जाता है। यानी अब सीधे एक प्रत्यक्ष मीडिया पर सवाल। अब एक आखिरी सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 24 वर्ष आपको वकालत करते हो गए, हर क्षेत्र में गंदगी होती है, हर क्षेत्र में ऐसी नकारात्मक चीज होती है। 24 वर्षों में आपको कानून के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में सबसे डीपली नकारात्मक चीज क्या लगी कि ये चीज इस क्षेत्र में गलत है? अपने प्रोफेशन से संबंधित जी, देखिए, क्योंकि अच्छाई तो सभी समझते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन उसके अंदर की नकारात्मक चीज क्या है डीपली होगी? डीपली ये है कि जो वकील है अपनी वकालत से संबंध रखना चाहिए, उसमें अपने क्लाइंट के साथ पार्टी ना बने। मैंने ये देखा है कि जो तो आपका पहला सवाल था जी। कि कई बार हम अपने क्लाइंट के साथ पार्टी बन जाते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा है वकीलों के साथ भी घटना घटित होती है। तो हमें जो वकील भाई बहन है उनको अपने प्रोफेशन से ही संबंध रखना चाहिए, ना कि क्लाइंट से दोस्ती करें। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, क्योंकि थैंक यू सो मच मनीष। जो चीजें लोगों को जाननी थी, चाहे सामान्य बात हो कानून से जुड़ी या वकालत क्षेत्र में जो डीपली बातें होती हैं, जो न्याय व्यवस्था पर जो सवाल खड़े होते हैं, उन सवालों पर आपने बखूबी जवाब दिया, गहराई से जवाब दिया। और जो लोगों को जानना चाहिए, जो दर्शकों को जानना चाहिए, जो जिनको कानून शब्द से जो डरते हैं, कई बार भागने की कोशिश करते हैं, उनको भी भागने की कोशिश ना करें, उनसे संबंधित आपने चीजों को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मनीष जी।